नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं विश्व मोहन और मेरे साथ प्रशांत पांडे भी मौजूद है स्टूडियो में। लेकिन चलिए सबसे पहले शो के बारे में बता दूं। योर स्टॉक्स में आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजें 9167329108 पर, और आपके सभी सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में हम देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट निमेश ठाकर हैं और इन्वेस्ट मेंटोर सिक्योरिटीज के जय पटेल भी होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले बाजार की एक चाल देख लेते हैं कि बाजार में आज किस तरह का प्रदर्शन दिख रहा है। बाजार तो ऐसे सपाट है इंडेक्स की अगर बात करें, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कुछ तेजी दिख रही है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो एमएनएम जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, 4.5% की तेजी यहां पर दिख रही है। एचडीएफसी लाइफ करीब करीब 2.5% की मजबूती यहां दिख रही है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो में भी 1.5 से 2% की तेजी दिख रही है, यानी ऑटो शेयरों में जबरदस्त रफ्तार है। इसके अलावा कुछ पीएसयू शेयर भी चल रहे हैं। बीपीसीएल अच्छी तेजी है, एसबीआई अच्छी तेजी, यानी सरकारी बैंकों में भी अच्छी ठीक ठाक खरीदारी दिख रही है। लेकिन दबाव कहां से आ रहा है तो इन्फोसिस 1.25% कमजोर है, 1.25% के आसपास हिंडाल्को में गिरावट है, एचडीएफसी बैंक में गिरावट है, यानी कमजोरी दिखा रहे हैं आईटी शेयर, प्राइवेट बैंक्स। चल क्या रहे हैं? ऑटो शेयर चल रहे हैं, पीएसयू कंपनियां चल रही हैं, पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं। तो ये कुछ ब्रॉडर हाल है। इंडेक्स पर एक चेक ले लेते हैं। जय, सबसे पहले आप बताएं क्या लग रहा है आपको इंडेक्स को देखकर? आज बिल्कुल सपाट है, क्या थक रहा है बाजार? यहां से कमजोरी की संभावना आपको ज्यादा दिख रही है क्या? गुड मॉर्निंग दोनों पैनलिस्ट को और एंकर्स को। आज के लिए हम जो बात करेंगे कि बिकॉज अब ये पूरा वीक, एक तो एक दिन की छुट्टी है कल के दिन, प्लस ये वीक में बहुत सारा न्यूज आने वाला है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट हाइक है, यूएसए का एफओएमसी मीटिंग है, यूरोजोन का मीटिंग है, बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट है। तो ये आज ये वीक है, पूरा एक्शन पैक वीक है। तो मुझे लग रहा है ये वीक थोड़ा निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है अराउंड 20,000 के लेवल्स के अराउंड। जो सपोर्ट लेके लग रहा है मुझे, सपोर्ट अराउंड 20,075 का एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ से। बट ओवरऑल मार्केट में मुझे वॉलेटिलिटी काफी कम दिख रही है ये हफ्ते। ऑल्सो ये हफ्ते अगर हम देखें तो रेंज बाउंड थोड़ा कारोबार रह सकता है। अपसाइड की रेंज की बात करें तो 20,250 की रेंज मुझे अपसाइड में दिख रही है, और निचली रेंज पर हम बात करें तो अराउंड 20,050 की। तो ये 200-300 पॉइंट की जो रेंज है वहां पर बाजार कंसोलिडेट करेगा। और एवरीडे फ्रेश न्यूज के साथ ऑल्सो हमारा पार्लियामेंट्री का सेशन चालू हुआ, कोई सरप्राइज बिल आएगा तो वहां पर एक रिएक्शन मिलेगा। तो मुझे लग रहा है एक एक्शन पैक्ड वीक है ये। बैंक निफ्टी पर थोड़ा मुझे लग रहा है एफओएमसी मीटिंग का आसार रहेगा, वो हमें थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे को वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। आज थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा सबड्यू रहेगा, ज्यादा कुछ वहां पर भी ट्रेड नहीं मिल सकते। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी पर किसी को अभी भी ट्रेड लेना हो तो मुझे लग रहा है वेडनेसडे को लेना चाहिए, अभी थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए, बिकॉज कल छुट्टी है। तो कल कुछ भी अच्छी न्यूज आने वाली है तो वो हम परसों के दिन में देख सकेंगे, या इवन कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा वो भी परसों के दिन में हम समझ के चल सकते हैं। ओवरऑल दोनों इंडेक्स की बात करें तो कंसोलिडेशन लग रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डिफेंस सेक्टर में काफी बज़ बन रहा है। 45,000 करोड़ का जो डिफेंस सेक्टर ने अप्रूव किया, प्लस एचएएल को जो 12 सुकोई एयरजेट के ऑर्डर्स मिले, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो अभी बुल रन चल रहा है। तो मुझे लग रहा है पब्लिक कंपनीज में काफी मोमेंटम है, बज है। ऑटो सेक्टर काफी अच्छा है। निफ्टी आईटी थोड़ा सबड्यू रहेगा बिकॉज ऑफ नेस्डैक, वहां की यूएस कंपनीज में थोड़ा इफेक्ट नेगेटिव आया। तो मुझे लग रहा है आईटी कंपनीज में अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप मोमेंटम प्ले खेल सकते हो, और सेक्टर रोटेशन इमिनेंट है ये दो के लिए। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ऑटो जो है यहाँ पर आपको नज़र रखना है। अगर हम बाजार को फिलहाल देखें तो इस वक्त 20,170 के ऊपर बाजार है, लेकिन एक जो दबाव था शुरुआती तौर पर उससे निकलने की कोशिश, लेकिन फिलहाल इंडेक्स, सभी इंडेक्स जो हैं वो लाल निशान में कारोबार करते हुए। आपको बता दें कि लगातार जो है वो अलग अलग स्टॉक्स पे जो प्रेशर है, आईटी का जिस तरह से जिक्र हुआ, जो है वो अमेरिकी कंपनियों में जिस तरह का दबाव नज़र आ रहा है, उसका एक असर जो है वो आईटी सेगमेंट पर, आईटी सेक्टर पर साफ तौर पर फिलहाल नज़र आ रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक बेहतर रैली नज़र आई थी। हालांकि आईटी पे, कैपिटल गुड्स पे बात करें हम, कंस्ट्रक्शंस पे, इन सब पे जो है वो बेहतर नज़रिया एक्सपर्ट्स का लगातार आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अनिल कुणाल हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। अनिल नमस्कार, उत्तर प्रदेश में कहां से हैं आप और पूछें अपना सवाल। मैं शाहजहानपुर से हूं भाई साहब। जी जी, पूछें अपना सवाल। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने बाटा इंडिया के 1900 रुपए में एक शेयर खरीदा था, 10 शेयर है मेरे पास। तो उसका मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेटस बता दीजिए। अभी तो मैं नुकसान में हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी ऊपरी लेवल पे आपने लिया हुआ है। चलिए जय, जरा बताएं बाटा में क्या करना चाहिए। 10 शेयर इन्होंने लिए हैं 1900 के लेवल पे, फिलहाल 1650 के लेवल पर यह स्टॉक आ चुका है। तो बाटा इंडिया में थोड़ा कंसोलिडेशन फेज लग रहा है, क्योंकि बहुत से मंथ से हम देखें तो ये लेवल वापस से आ गया अराउंड 21 जून के वक्त भी ये लेवल था, और वापस से ये लेवल आ गया। तो 1900 मुझे थोड़ा अभी के लिए नहीं लग रहा। और ऑल्सो जो फुटवेयर कंपनीज है, जैसे कैंपस है, बाटा है, रिलैक्सो है, तो वहां पर मुझे थोड़ा डिमांड कम लग रहा है। तो मुझे ये स्टॉक से एग्जिट हो जाने की सलाह होगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही मुझे। इवन इनको स्विच होना है, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे अभी हमने बात की, तो वहां पर इवन पब्लिक बैंक्स में भी जा सकते हैं। तो वहां पर उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा और फास्ट मिलेगा, और ये कंपनी में बने रहने से अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल जाएगी। इससे अच्छा एक बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में शिफ्ट हो सकते हैं। इनको इफ हेल्प चाहिए तो JNK बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो बाटा से निकल जाने की सलाह, और आपको बैंकिंग सेगमेंट में जो है वो वहां पर नजर रखनी होगी। JNK बैंक आपको खरीदारी की सलाह यहां मिलती हुई, यहां आपको आगे बेहतर मौके बन सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आपको राय मिलती हुई। चलिए सवाल जवाब की तरफ हमारे अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है, उनका नाम है सतीश, अहमदाबाद से। ज्योति रेजिन्स के 60 शेयर है 792 रुपए के भाव पे, 792 पे इन्होंने खरीदा है। जय, आपसे मेरा सवाल होगा, ज्योति रेजिन्स के शेयर है इनके पास, जबरदस्त रैली शेयर में दिख रही है। पिछले एक साल में सिर्फ बात करें तो 20% के आसपास, और 5 साल में 5000 से भी ज़्यादा परसेंट का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। ज़बरदस्त तेज़ी है। क्या करना चाहिए इनको जय? ज्योति रेजिन्स में केमिकल कंपनी है मुझे लगता है ये, और काफ़ी पुरानी कंपनी है, और इनका जो कारोबार है अगर आप देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, एडेसिव बनाती हैं, सिंथेटिक रेजिन्स बनाने का इनका काम है। क्या करना चाहिए इस शेयर में? तो ज्योति रेजिन्स ऑल्सो यहाँ पर BSE की लिस्टेड कंपनी है, हमारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। बट ओवरऑल ये कंपनी ऑलरेडी इनको अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए थोड़ा, और थोड़ी अच्छी कंपनी में वापस से जाना चाहिए। ऑलरेडी इतना उन्होंने गेन कर चुके हैं। तो फार्मा सेक्टर के जो अभी दिग्गज है, जैसे ग्लेनमार्क है, सिप्ला है, वहां पर एक बज मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट आया ग्लेनमार्क में, तो वहां पर एक थोड़ा सेफ्टी रिटर्न भी मिलेगा उनको। ऑलरेडी इतना अच्छा मिल चुका है, तो अभी थोड़ा सेफ्टी जो उनको प्रॉफिट बुक करके जो भी उनका प्रॉफिट है वो वहां पर सेफ कर दे। तो मेरी सलाह ऐसी रहेगी कि लार्ज कैप फार्मा कंपनीज में वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अच्छा फ्यूचर में भी CAGR अच्छा वहां से भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये ज्योति रेजिन्स पर आपको विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। दीपक हैं, फेसबुक के जरिए इन्होंने अब तक अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। विप्रो के 50 शेयर इनके पास हैं, 398 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की, हालांकि इनके भाव से फिलहाल स्टॉक ऊपर। चलिए निमेश, स्वागत है आपका शो में जुड़ने के लिए। थोड़ा देरी से जुड़े आप, लेकिन जरा बताएं विप्रो पे क्या करना चाहिए, और नेस्डेक पे जो एक प्रेशर नजर आया उसका IT कंपनियों पे भी असर हमें नजर आया है, लेकिन यहां पर विप्रो में चूंकि इनकी खरीदारी 398 के स्तर पे है, तो आगे का नजरिया बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, विप्रो के अंदर ऑल ओवर IT स्पेस के अंदर व्यू मेरा बुलिश है। मुझे लग रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि IT स्पेस में पिछले 1.5 से 2 साल से काफी अंडर परफॉर्म किया है। इवन अगर आप पिछले साल के जो कुछ भी चैलेंजेस थे IT स्पेस के अंदर, खास करके एट्रिशन रेशियो का था, वेज हाइक का था, और ग्रोथ का था, उसमें काफी हम लोगों ने जो है वो इस साल वो चैलेंजेस जो है वो मूव आउट होते हुए देखे हैं। इस बार कंपनियों के ऊपर जो काफी लोअर लेवल पे एम्प्लॉय के एट्रिशन रेशियो आ गए हैं, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिससे इंटरनेशनल मार्केट में IT स्पेस के अंदर जॉब कट हुआ है। जैसे हम लोगों ने बीच में न्यूज आई थी कि फेसबुक ने जॉब कट की है, IBM ने जॉब कट किया है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उससे एक मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा,
और फिलहाल आईटी स्पेस अगर मार्केट हाई लेवल पे और कुछ वॉलेटिलिटी आती है तो मुझे लग रहा है कि आईटी वुड बी अ सेफर बेट। अब अगर विप्रो की बात करें, सेक्टर में व्यू मेरा बुलिश है। सेक्टर के अंदर बात करें तो विप्रो जो है वो काफी अंडर परफॉर्म किया है एज ए सेक्टर वाइज भी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने एक वीकेस्ट काउंटर को अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चुना है। आईटी में व्यू मेरा बुलिश है, पर मुझे लग रहा है कि विप्रो से स्विच होके टीसीएस या टेक महिंद्रा में चले जाए तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उससे आउट परफॉर्मेंस देखने का चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो व्यू मेरा आईटी स्पेस के अंदर बुलिश है। विप्रो में भी मुझे लग रहा है कि रिकवरी हो सकती है, पर उससे ज्यादा रिकवरी टीसीएस और टेक महिंद्रा में आएगी। तो ये काउंटर के अंदर मैं आपको बाय रिकमेंड। है तो ओवरऑल आईटी काउंटर पे तो नजरिया पॉजिटिव है, लेकिन विप्रो से निकलकर आपको जो है टीसीएस और टेक महिंद्रा इन स्टॉक्स में बेहतर संकेत मिल सकते हैं, तो वहां पर आप जरा देखिए। एक बार फिर से आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जेके जैन साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। जैन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, पूछें अपना सवाल। हाँ, नमस्कार। देखिए, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, आज मौका मिला है आपसे बातचीत होने का। जी जी मेरे पास रत्नवीर प्रेसिजन इंजीनियरिंग के 150 शेयर आए हैं जी, आईपीओ में, ये 98 के भाव के, है ना। ठीक है। तो चूंकि आपसे बात नहीं हो पाई, पहले जितना था उससे डाउन हो गया 129 से। अब मुझे बताएं क्या करूं। एक मेरे पास आए हैं उसके विष्णु प्रकाश आर कुंगलिया के, इसके भी 150 शेयर आए हैं, उसके बारे में भी आप बता दें, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, दोनों आपको आईपीओ के भाव पे ही लगाएं। चलिए इस पे एक राय ले लेते हैं। जय, जरा बताएं, रत्नवीर प्रिसिजन पहले तो 98 के स्तर पे इनकी खरीदारी है, 150 शेयरों की संख्या है, फिलहाल मुनाफे में, आगे क्या नजरिया बन रहा है? तो पहले तो जयंत जी बहुत लकी इंसान है, क्योंकि इनको आईपीओ अच्छे खासे लगे, पीछे दो रिसेंट आईपीओ लगे, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। और दूसरी बात जो है, रत्नवीर की बात करें तो 98 में उन्होंने लिया है, काफी स्टॉक अच्छा था, अपसाइड से वापिस से नीचे आया। तो मुझे लग रहा है उनको होल्ड करना, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवरऑल लिस्टिंग के बाद जो सेलिंग आती है वो थोड़ी दिखाई दी। तो ये स्टॉक में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको होल्ड करना हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा है। और ऑल्सो प्रॉफिट बुक करना है बिकॉज ऑफ आईपीओ, उनको दूसरा आईपीओ में डालना हो तो अभी वो भी कर सकते हैं, बट वो कंप्लीटली उन पर डिपेंड है, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो इट वुड बी वेरी गुड। ऑल्सो दूसरा जो विष्णु प्रकाश, जस्ट अ सेकेंड, सो विष्णु प्रकाश पुंगलिया का जो उनको शेयर लगा है वो एसडी दोनों के चार्ट्स थोड़े लिमिटेड है, तो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं कर सकता, बट ओवरऑल ये स्टॉक पे उनको आई गेस प्रॉफिट बुक करके आईआरबी इंफ्रा मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों लिस्टेड स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छे नाम है, और आईआरबी इंफ्रा थोड़ा बेहतरीन स्टॉक है, मार्केट शेयर उनका अच्छा है, तो मुझे लग रहा है वहां पर उनका नजरिया होना चाहिए। और ये स्टॉक से ऑलरेडी उनको लिस्टिंग गेन मिल चुका है, तो थोड़ा एग्जिट होके आईआरबी इंफ्रा ले सकते हैं, तो ये अच्छा बेट रहेगा ऑन कमिंग फ्यूचर। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बेहतर नजरिया आपको मिलता हुआ जैन जी। आप इस राय को देखिए, और आपको दोनों ही जो आईपीओ हैं वो लगे हैं, उसके लिए बधाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। आरके साहू हैं भोपाल से, और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आरके साहू साहब, नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार, सभी ईटी टीम स्वदेश और सभी दर्शक को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपको सर भी। सर मेरा सवाल एसबीआई कार्ड में है सर। मैं लगभग 1.5 साल से इसको होल्ड कर रहा हूँ। मेरे 160 शेयर हैं 835 रुपए के, और लगभग अभी जीरो इसका रेंज बाउंड चल रहा है सर ये। और मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, 4 से 5 साल के लिए। मैं अभी रुक सकता हूँ इसको, लेकिन इसमें मैंने जो पढ़ा है सर, इसमें टॉप लाइन ग्रोथ तो आ रही है सर, लेकिन इसका मार्जिन बार बार डेली हर क्वार्टर में उसको मार खा रहा है सर। ठीक है, चलिए आपको इस पे एक बेहतर राय दिलवाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं, और इस वजह से जो है वो लंबा समय तो उन्होंने गुजार लिया है, लेकिन उस तरह का रिवॉर्ड इनको नहीं मिल रहा है। निमेश, क्या करना चाहिए एसबीआई कार्ड में? निमेश, आप हमारे साथ बने? जी जी जी, देखिए, एक क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि
कंपटीशन जिस तरह से फेस्टिव सीजन में कंपटीशन काफी स्ट्रांग है, डेफिनेटली एक हाई मार्जिन बिजनेस है, तो इसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी रहेगी। ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि कहीं कभी कोई भी इकोनॉमिक साइकिल डाउनवर्ड ट्रेंड में आती है, तब ये सेगमेंट के अंदर अनसिक्योर्ड लोन के अंदर हाईएस्ट रिस्क रहता है। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक साइकिल अपवर्ड टेरिटरी में है और कंज्यूमर जो ग्रोथ है वो भी, स्पेंडिंग ग्रोथ भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में ये जो आपका कंसोलिडेशन पीरियड पिछले 1-2 साल से चल रहा है स्टॉक के अंदर, उसके अंदर ब्रेकआउट आने की उम्मीद है। कितना जल्द आएगा वो कहना डिफिकल्ट है, बट ऑल ओवर व्यू मेरा ये लेवल से बुलिश है और मैं आपको अभी होल्ड, अपने टाइम होल्ड किया है, तो मैं आपको और 1 से 1.5 साल का व्यू बना के होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो उसका फेयर वैल्यूएशन 1150 से 1200 के आसपास होना चाहिए, तो 1200 के लेवल के आसपास जो एक बार फिर से आप रिव्यू कर लेना। बट ऑल ओवर व्यू मेरा ये लेवल पे बुलिश है, तो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है और आने वाले दिनों में डाउनसाइड चांसेस जो है वो काफी कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बने रहने की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। और रोहित हैं मुंबई से और इन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। IRFC के 725 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 25 रुपए के भाव पे। और पहले तो रोहित को बधाई देनी होगी, बहुत ही शानदार लेवल पर इन्होंने एंट्री की IRFC में। और हम देख रहे हैं रेल इंफ्रा में जिस तरह से बढ़ोतरी नजर आ रही है लगातार, इसे लेकर एक्सपर्ट्स का नजरिया भी पॉजिटिव है। 3 गुना इस वक्त ये स्टॉक का जा चुका है इनके खरीद भाव से। फिर भी एक नजरिया जरा हम ले लेते हैं। इस वक्त जो है वो ये जो पूरा स्टॉक है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ। चलिए जय जरा बताएं क्या करना चाहिए। IRFC में खरीद लेवल बहुत शानदार है 25 रुपए का। तो रोहित जी को शुभकामनाएं, 3 गुना हो चुका है ऑलरेडी उनके भाव से। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी ऑब्वियसली, बिकॉज जैसे इलेक्शन ये नजदीक आ रहा है, रेल स्टॉक्स में बर्जिंग है, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, बट वापिस से मुझे लग रहा है अपसाइड दिख सकेगी। जो भी रेलवे स्टॉक्स में जो भी ऑर्डर बुक आता है, IRFC ज्यादा उनको फाइनेंस करने के सक्षम है। ऑल्सो कंपनी एक्सपेक्टेड नहीं था IRFC इतना चलेगा और अभी भी चल सकता है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 90 के भाव वापिस से हम देख सकेंगे, तो उनको होल्ड करने की सलाह होगी। इफ उनको कुछ क्वेश्चन जैसा लग रहा हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को खेल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बट अभी सेल करने की सलाह नहीं होगी। होल्ड करके रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लंबे अवधि के लिए बने रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी सुझाया गया और उसके साथ इसमें बने रहने की आपको सलाह, बेहतर और आगे ये स्टॉक जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विकास है भोपाल से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विकास गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी जी गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। सर मेरे पास 2 शेयर हैं, 2 स्टॉक हैं। एक ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 1050 है, ठीक है, क्वांटिटी एंड रेट है सर 144 रुपए। बहुत शानदार लेवल पे आपने एंट्री की है। अगला दूसरा स्टॉक कौन सा? सर दूसरा है HG इंफ्रा, ठीक है, ये है सर 1344 1344। HGI इंफ्रा ना? नो HGI इंफ्रा, यस HG इंफ्रा है सर, शायद HG इंफ्रा ही है। ठीक है ठीक है, ये क्वांटिटी 1344। हेलो, हाँ, और लेवल किन लेवल पे लिया आपने? लेवल है सर 227। ये भी बहुत ही शानदार लेवल पे। तो मेरे ख्याल से आप लॉन्ग टर्म नजरिया ही चाहते हैं। ये सर ये अगस्त 2020 में लिया था। ठीक है ठीक है, चलिए आपको आगे इन दोनों स्टॉक पे राय दिलवा देते हैं। निमेश जरा बताएं, पहले तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेज बताएं। 144 के भाव पे इन्होंने खरीदा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 600 के ऊपर स्टॉक। देखिए, ब्रिगेड एंटरप्राइज की अगर बात करें तो कंपनी मेन जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर है और पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के ऊपर उसका फोकस है। जिस तरह से हम लोग अभी रियल एस्टेट के अंदर अभी भी हमारा आने वाले 1 से 2 साल में व्यू बुलिश है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कंपनी जो है वो ग्रोथ कर रही है, आने वाले दिनों में बेटर कर सकती है। बट अगर स्टॉक के वैल्यूएशन के वाइज अगर बात करें तो अभी फिलहाल 85 के पी के ऊपर स्टॉक अगर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर से कर लेना चाहिए। आपको फिर से डाउनसाइड एंट्री मिल सकती है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मैं आपको ये लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय देता हूँ ब्रिगेड एंटरप्राइज के अंदर।
लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बुलिश से आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, बट फिर से आप री एंटर जो है वे काउंटर पे लोअर लेवल से कर सकते हैं। एचजी इंफ्रा की अगर बात करें तो अगर एचजी इंफ्रा के अंदर बात करें तो कंपनी जो है वो एपीसी बिजनेस के अंदर है और काफी अच्छा कर रही है। वैल्यूएशन वाइज भी अब देखें तो अभी 12 के पी मल्टीपल के ऊपर ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 25 के रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 के और रिटर्न इक्विटी 29 पे है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी फोकस है और अगले साल भी ये बजट जो है वो इंक्रीज होता ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक्जी इंफ्रा के अंदर आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल ये लेवल से भी स्टॉक काफी सस्ता दिख रहा है और आने वाले दिनों में इसके अंदर बेटर लग रहा है मुझे कि बेटर चांसेस है स्टॉक आगे बढ़े। तो फिलहाल मैं एजी इंफ्रा को आपको 1250 के टारगेट प्राइस से होल्ड करने का राय देता हूँ और ब्रिगेड एंटरप्राइज में ये लेवल से प्रॉफिट बुक करने का राय देता हूँ। बिल्कुल, तो आपको बेहतर राय एचजी इंफ्रा और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। जगन्नाथ हैं कर्नाटक से हमारे साथ इस वक्त। जगन्नाथ जी, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। देखो सर, हमारे पास गैब्रियल इंडिया का 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 300। ठीक है, कोई नजरिया आपका? 6 मंथ। 6 मंथ, ठीक है। चलिए जय, जरा बताएं, गैब्रियल इंडिया 300 के स्तर पे लिया है इन्होंने, इनके भाव से थोड़ा ऊपर इस वक्त स्टॉक, हालांकि स्टॉक में प्रेशर नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए गैब्रियल इंडिया में? 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। सो थोड़ा मुझे लग रहा है ये स्टॉक में हम डाउन साइड देख सकेंगे, तो मुझे लग रहा है अभी उनको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर जो भी डीप है वहां पर वापस से उनको एंटर करना हो तो कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। टेक्निकली हम देखें तो ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आया था 200 के पार से, उसके बाद कंटिन्यूसली अपसाइड दे रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा प्रॉफिट 15 रुपए भी है तो भी बुक कर लेना चाहिए, फिर जो भी डीप है वहां पर उनको री एंट्री करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए एंट्री के लिए पॉइंट है अराउंड 280 के, वहां पर स्टॉक जब वापस आएगा तब एंट्री कर सकते हैं। तो थोड़ा उनको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉक बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बेहतर रणनीति बनाने की सलाह गैब्रियल इंडिया पे आती हुई। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, आनंद हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। आनंद जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 40 शेयर 902 रुपए के हिसाब से LIC के हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ठीक है, ये IPO के स्तर पे लगा था लग रहा है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस पे एक राय ले लेते हैं। जय, जरा बताएं LIC में क्या करना चाहिए? 902 के स्तर पे अटके हुए हैं और बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, निवेशक हैं, वो LIC को लेकर अक्सर सवाल पूछते हैं। तो LIC की बात करें तो आनंद जी से यही सलाह होगी, बिकॉज LIC ऑल्सो वैल्यूएशन फंडामेंटल वाइज बहुत अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज काफी अंडर प्राइस्ड है, अंडर वैल्यूड है, बट ओवरऑल ये भागेगा नहीं। जैसे GIC कंपनी थी, वहां पर भी IPO प्राइस से बहुत ऑलमोस्ट गिर चुका था नीचे। तो सेम टू सेम मुझे यहाँ पर लग रहा है अभी ऊपर आने के आसार ज्यादा नहीं दिख रहे। ऑल्दो ट्रेंड अपर ट्रेंड लाइन दिख रही है, 500 के लेवल से 650 तक आया, बट यहाँ से भी मुझे अपसाइड लिमिटेड दिख रही है। टाइम ज्यादा जाएगा, इससे अच्छा एग्जिट हो जाए और दूसरी कोई कंपनी में निवेश करे तो उनको अपॉर्चुनिटी जो लॉस्ट हुई तो उसका रिकवरी जल्दी मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक में बने रहने से 900 के प्राइस तो मुझे लग रहा है थोड़ा लॉन्ग टर्म ज्यादा हो जाएगा और ये स्टॉक को वापस आने में उनका मोर देन 1 ईयर लग जाएगा। तो अभी भी जैसे सबको सलाह दी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या डिफेंस सेक्टर में उनको लेना हो तो वो वहां पर ले सकते हैं, मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, तो थोड़ा उनका लॉस रिकवर होने के आसार ज्यादा है। ठीक है, आपने उन्हें सलाह तो दे दी सेक्टर की, तो जरा स्टॉक भी सजेस्ट कर दें कि अगर LIC से निकले तो कहाँ निवेश करें? LIC से निकले तो पहले मैं एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी PNB भी है ऑलरेडी, महाराष्ट्र बैंक जैसे मैंने बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। PNB, महाराष्ट्र बैंक, और डिफेंस सेक्टर में BEL, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वहां पर एक नजरिया बन सकता है, अच्छी कंपनी है। इवन उनको थोड़ा न्यू एज कंपनीज में जाना है तो जोमेटो में काफी अच्छा एक प्ले मिल सकता है। यहाँ से 103 का प्राइस है, 130 मुझे लग रहा है जल्दी के दिनों में आ सकता है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, 100 के ऊपर स्टॉक ने सर्वाइव किया, तो मुझे लग रहा है वहां पर भी मोर देन 30% रिटर्न अराउंड आ सकता है, जोमेटो पर भी। तो ये तीनों स्टॉक्स के लिए मेरी सलाह होगी, तो थोड़ा उनका जो लॉस है रिकवर होने के जल्दी
असर हो जाएगा। तो आपको LIC से निकलने की सलाह, PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके अलावा BEL और इसके साथ ही जोमेटो का सुझाव। और चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सदन को संबोधित कर रहे हैं। उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का
एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की, और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी, शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है, और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है। लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ, और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आगे का रोड मैप लेकर के यहां से प्रारंभ हुआ है। और अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं। और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट, जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है, और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है।
सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, तो संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। चलिए